हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ना पिछले कुछ सालों के जो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इस क्लास में आप लोगों को हम बताने वाले हैं CGTT 2011 से लेकर 2022 तक के सारे इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चन। अभी तक CG व्यापम के द्वारा ना इंग्लिश पैडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस सिंगल वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में सारे क्वेश्चंस को, इस क्लास में सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और समझ लीजिए कि अभी तक व्यापम ने इंग्लिश पैडागोजी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्लास है ना आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे TET एग्जाम हो। चलिए तो फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को ना समझते भी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 2022 से, मतलब जो लास्ट एग्जाम हुआ है उनसे पहले के पेपर में चलते जाएंगे, है ना। 2022 फिर 21 फिर 19 फिर 17 16 इस तरह से। ठीक, चलिए तो फिर सबसे पहले 2022 का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के पेपर हम देखने वाले हैं। ठीक, पहला पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया मटेरियल। मल्टीमीडिया मटेरियल कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है इंग्लिश लैब, PPT प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्शन ऑफ अ यूट्यूब वीडियो क्लिप और कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग। पेपर जो कटिंग होती है ना वो वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग, वो क्या है, मल्टीमीडिया मटेरियल नहीं है। मल्टीमीडिया जानते हो ना आप सब, ऐसे मटेरियल जिसको हम सुन देख सके, मतलब आजकल की जो चीज़ें हैं, मोबाइल हो गए, TV हो गए, रेडियो हो गए, ठीक है, ये उसको मल्टीमीडिया मटेरियल बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज लैब एक मल्टीमीडिया मटेरियल में आती है। ठीक है, याद रखिएगा। PPT प्रेजेंटेशन तो आता ही है और वीडियो प्रोजेक्शन वगैरह तो आते ही हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गणेश डिक्टेट शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट। गणेश क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को ना एक छोटा सा पैराग्राफ डिक्टेट करता है। डिक्टेट करना मतलब क्या होता है, डिक्टेट करना मतलब ना हम कुछ बोलते जाएंगे और बच्चे लिखते जाएंगे, है ना। उसको इमला जो बोलते हैं हिंदी में। बच्चे, हम कोई भी सेंटेंस बोलते जा रहे हैं और बच्चों का काम क्या होता है, उसको सुनकर लिखने का काम रहता है, उसको बोलते हैं डिक्टेशन कराना, है ना। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। अब ऐसा कराकर बच्चों क्या करा रहे हैं, बोल रहे हैं डिक्टेशन कराकर। तो डिक्टेशन किस लिए होता है, इम्प्रूव लिसनिंग के लिए, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, इम्प्रूव राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा, टू इंक्रीज कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। कि चौथा, टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग और राइटिंग को इंटीग्रेट करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अगर हम देखें तो चौथा है। जो डिक्टेशन होता है ना वो लिसनिंग और राइटिंग दोनों स्किल को बढ़ाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, माया इज बॉर्न इन अ मराठी स्पीकिंग फैमिली, शी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली एनवायरमेंट। 2 कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन हो गया माया इज बॉर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली में उनका जन्म हुआ। शी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट, और वो अपनी मराठी कहाँ से सीखी, फैमिली इन्वायरमेंट से। दूसरा, सृजन वांट टू वर्क इन जर्मनी, सृजन जर्मनी में काम करना चाहता है। ही ज्वाइंस अ जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक जर्मनी, और वो क्या किया, जर्मन लैंग्वेज सेंटर में जाकर जर्मन लैंग्वेज सीखा। 2 अलग अलग कंडीशन है। दोनों अलग अलग कंडीशन क्या है वो पूछा गया है। फेनोमिनल 1 इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड फेनोमिनल 2 इज लैंग्वेज लर्निंग। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला वाला जो कंडीशन है वो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो फैमिली, घर परिवार या अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं मराठी, है ना। और दूसरा, किसी जगह जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं लैंग्वेज का, तो वो लैंग्वेज लर्निंग है ना। तो ऑप्शन नंबर A ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, मिस माला आस्क्ड क्लास सम क्वेश्चंस। मिस माला ने क्या किया, अपने क्लास में बच्चों को कुछ क्वेश्चन किए। किससे रिलेटेड, रिगार्डिंग द गेम्स स्पोर्ट्स दे वर इंटरेस्टेड इन। सभी बच्चों से पूछे कि आप लोग कौन कौन से गेम में इंटरेस्टेड हो, किसको कौन सा गेम पसंद है बताइए। और क्या बोले, हाउ ऑफन दे टुक पार्ट इन एनी कॉम्पिटिशन, और किसी भी कॉम्पिटिशन में कब भाग लेते हैं कि नहीं। तो इस तरह से गेम के बारे में पूछ रहे हैं। देन शी रीड आउट अ पैसेज अबाउट मैरी कॉम, द फॉर्मर एक्शन हियर इज। और फिर ना वो एक चैप्टर पढ़ाता है मैरी कॉम के बारे में। तो इस तरह से वो क्या कराना चाह रही है, ये जो एक्शन, ये जो काम की पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले वो क्या था, वो ना इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट था, प्री लिसनिंग एक्टिविटी था, वाइल लिसनिंग एक्टिविटी था, कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन था। तो इस तरह से कोई भी नया चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड कोई दूसरी बात बताना, मतलब उस चैप्टर से रिलेट करके कुछ सामान्य बात बताना ना, प्री लिसनिंग एक्टिविटी कहलाती है। प्री लिसनिंग एक्टिविटी कहलाती है। इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उस चैप्टर से रिलेटेड ही अगर कोई बात बताते हैं ना, या उनसे रिलेटेड कोई शुरुआत करते, तो वो इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट कहलाता। ठीक, तो इस तरह से हो गया ये ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कीमिंग इज द सब स्किल ऑफ। स्कीमिंग आप पढ़े होंगे, है ना। स्कैनिंग और स्कीमिंग वो किसके प्रकार है, वो प्रकार है रीडिंग के, पढ़ने के प्रकार है।
स्कैनिंग और स्कीमिंग। स्कैनिंग करना मतलब एक गहन अध्ययन है ना, गहनता के साथ किसी चीज़ को पढ़ना बहुत ही डिटेल में। और स्कीमिंग मिस होता है थोड़ा सा सरसरी तौर पर पढ़ना, ऊपरी ऊपरी वाली चीज़ों को, जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है या नॉलेज के लिए, ठीक है। तो स्कीमिंग क्या है, रीडिंग का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर, लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड हु हैज़ गिवन दिस हिपोथेसिस। ये जो कथन है वो किसका है, जो भाषा ग्रामर सीखना और मैथमेटिक्स सीखना महत्वपूर्ण है किसके लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, किसके अनुसार, ये किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया है ऑप्शन नंबर बी, आप देख पा रहे होंगे, वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर को ना हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कोशिश करेंगे कि कम टाइम में सारी चीज़ें हो पाए, इस कारण से ऑप्शन मेंशन कर दिए हैं ताकि जल्दी से इसको हम क्लियर कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, टेक्निक्स, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेजेस ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ। क्या क्या बोला है, टेक्निक कोई भी टेक्निक है ना, और प्रैक्टिस करना एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेज ऑफ टीचिंग आर द पार्ट्स ऑफ। ये सारी चीज़ें टीचिंग के कौन सा पार्ट है, तो टीचिंग डिजाइन के पार्ट, सॉरी टीचिंग प्रोसीजर के पार्ट्स है ये सारी चीज़ें, ठीक है। टीचिंग प्रोसीजर के पार्ट्स है, क्या क्या हो जाता है, टीचिंग टेक्निक हो गए, टीचिंग प्रैक्टिस हो गए, उनके बिहेवियर हो गए, जो भी टीचिंग बिहेवियर है ना, और ऑपरेट इन द प्रोडक्शन, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ऑपरेट करना, प्रैक्टिस करना और फीडबैक लेना, दिस ऑल आर द प्रोसीजर ऑफ अ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के प्रोसीजर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ना वो व्यापम के द्वारा फाइनली जो या लास्ट आंसर लिए गए थे उसके बेस पर आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल। नीचे में कौन कौन से है वो लैंग्वेज स्किल के सेट नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स आप जानते होंगे कौन कौन सी होती है लैंग्वेज स्किल, LSRW आप सभी जानते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सभी चीज़ें होती है। तो कौन सा नहीं है बोला है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो है, वोकेबलरी एंड ग्रामर दिया है, यही नहीं है, बाकी ये तीनों भी है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिसनिंग स्किल 4 होते हैं, कौन कौन सा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चलिए अगला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट अ टेस्ट टू नो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट, ठीक है। दिस इज एन, अब देखो क्या करता है जो टीचर है ना, स्कूल स्टार्टिंग के समय में, सेशन स्टार्ट हो जब होती है तो शुरुआत में क्या करता है, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, किस चीज़ के लिए, ये जानने के लिए कि बच्चा कितना जानता है कितना नहीं जानता, या कौन कितना स्ट्रांग है, किस पॉइंट में कितना वीकनेस है, ठीक है। ये जानने के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, तो वो जो टेस्ट है वो टेस्ट को क्या बोला जाता है, तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्ट करना मतलब पहचानना कि किसमें क्या कमी है, किसमें क्या स्ट्रेंथ है ना। देखो नाम से ही क्लियर है ना, डायग्नोस्ट करना मतलब पहचान करना, तो जो स्ट्रेंथ या वीकनेस है उसकी पहचान करने के लिए जो टेस्ट ली जाती है उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। निदानात्मक परीक्षण भी बोलते हैं हिंदी में। एक हो गया प्रोफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता परीक्षण, बच्चों की दक्षता को मापने के लिए जो परीक्षण होगा वो पहले देखो, सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद ना रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है, आप याद रखेंगे है ना, उसके किसी भी चीज़ों में कोई कमी है उसके लिए। अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट मतलब बच्चा किस क्या उपलब्धि है, उपलब्धि परीक्षण उसको बोलते हैं। और एक हो गया प्लेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, ये सभी आप याद रखेंगे, ठीक है। Why is remedial टीचिंग रिक्वायर्स इन द डोमेन ऑफ ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जो क्लासरूम है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के क्लास में रेमेडियल टीचिंग की जरूरत क्यों होती है, ऐसा पूछा गया है कि नहीं। रेमेडियल टीचिंग की जरूरत होती है, पहला हो गया इट इज़ एन इंक्लूसिव, एक बहुत ही ज़्यादा गहन एक अप्रोच है इस कारण से, है ना। एवरी लर्नर हैज़ अ वेरिड पेस ऑफ लर्निंग, सभी जो बच्चे हैं ना उन लोगों के जो पेस है लर्निंग की जो गति है वो अलग अलग होती है, इस कारण से रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। तीसरा, लिटिल बिट ऑफ स्केप फोल्डिंग हेल्स द स्लो लर्नर्स टू कम इन द मेन स्ट्रीम, छोटे छोटे जो स्केप फोल्डिंग होती है, मतलब स्केप फोल्डिंग में छोटी छोटी जानकारियां प्रोवाइड कराते जाना बच्चों को, क्या करते हैं मेन स्ट्रीम मतलब जो बाकी सामान्य बच्चे हैं ना उन लोगों के साथ कोऑपरेट कर पाने या उन लोगों के समकक्ष हो पाने में मदद करता है। तो सभी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है भाई कि ELT इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज क्लास में रेमेडियल टीचिंग की ये रोल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग को लेकर, ठीक है। नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश
सम टाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग द टॉपिक। देखो बोला क्या जा रहा है, नवनीत नाम का नवनीत क्या कर सकता है, इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकता है, ठीक है। कभी कभी ना वो इंग्लिश बोलते समय क्या करता है, सम टाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग पंजाबी, पंजाबी बोलना चालू कर देता है, सीधा से एकदम से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है और फिर अचानक से वो पंजाबी में पूरा पूरा पंजाबी लैंग्वेज में उतर जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ठीक है। तो अब देखो दो सिचुएशन है, कोड मिक्सिंग है, कोड स्विचिंग है, इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग है कि पंजाबी इंग्लिश का एक करके एक ऑप्शन है। तो देखिए कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग को आप लोगों को जानना जरूरी है। जब भी किसी बीच बीच में किसी दूसरे लैंग्वेज के शब्द या वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस हम यूज करते हैं तो वो कहलाएगी कोड मिक्सिंग, मतलब मिक्स कर देना। अब देखो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बीच बीच में किसी दो लैंग्वेज को मिक्स कर देना कोड मिक्सिंग कहलाती है। और अगर हम कोई एक लैंग्वेज से स्टार्ट करें अपनी बात, लेकिन बीच में जाकर ना पूरा दूसरे लैंग्वेज में उतर गए, सीधा दूसरे लैंग्वेज बोलने लग गए, तो वो कहलाती है कोड स्विचिंग। मिक्स करना अलग चीज़ है और स्विच करना अलग चीज़ है। मिक्स करना मतलब मिला देना, पूरा मिक्स कर देना, और स्विच कर देना मतलब बदल देना, एक लैंग्वेज से चालू किया दूसरे लैंग्वेज में उतर गए बीच में, तो वो होती है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो सिचुएशन हमारे पास दिया गया है ना कि पंजाबी इंग्लिश बोलना चालू करते हैं और पंजाबी में उतर जाता है सीधा, तो क्या होगा, कोड मिक्सिंग होगा कि स्विचिंग होगा, तो कोड स्विचिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। व्हेन एन एरर रिकर्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज अ। जब भी किसी भी लैंग्वेज में कोई जो एरर है वो क्या होता है, बार बार आते जाता है और उसको बिना करेक्ट किए, डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में क्या होना, एरर, कोई एक ऐसा शब्द बार बार यूज़ होना जो एक एरर है, जो गलती है ना, लेकिन उसको बिना सुधारे बार बार उसको यूज़ किया जाता है, तो ऐसे एरर को, ऐसे गलती को ना फजलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फजलाइजेशन। वो जो एरर होती है ना वो हैबिट में आ जाता है उस लैंग्वेज में, है ना, वो बार बार यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको बिना सुधारे, तो ये कहलाता है फॉसिलाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज। एलिमेंट्री लेवल स्कूल में, अब जो प्रारंभिक स्कूल है, छोटे क्लासेस में बच्चों को राइम्स या पोयम राइम्स मीन्स पोयम पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, टू एंटरटेन द चिल्ड्रन को एंटरटेन करना, बच्चों को, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों का मीनिंग बताना, टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स वियर रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, रिसेप्शन और प्रोडक्शन, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल के द्वारा बच्चों को ना लैंग्वेज का फ्री यूज़ करना सिखाना। चौथा, टू टीच द स्टूडेंट्स म्यूजिक सिखाना। तो आप देख पा रहे होंगे तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है ना, बच्चों को क्या करना, और लैंग्वेज का ना फ्रीली यूज़ करना सिखाना, नए नए वर्ड से उनको क्या करना ना, इंट्रोड्यूस करना रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल के द्वारा, यही इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। एंजेला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फिक्शन। एंजेला क्या करती है, उनको छोटी छोटी स्टोरीज और फिक्शन पढ़ना ना पसंद है, ठीक है। शी फिनिश रीडिंग हैरी पॉटर डे बिफोर यस्टरडे। She finished reading Harry Potter day before yesterday. She did not read it out any obligation or any examination. Such reading is called. वो क्या करती है, एक हैरी पॉटर का एक बुक पढ़ती है, और वो ये सारी जो पढ़ना है ना वो किसी भी परीक्षा के लिए या किसी मजबूरी में ऐसा नहीं है ना, आवश्यक है पढ़ना ऐसा नहीं, बल्कि प्लेजर के लिए पढ़ती है। तो इस तरह का जो पढ़ना होता है ना वो क्या कहलाता है, रीडिंग फॉर प्लेजर या एक्सटेंसिव रीडिंग। क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। देखिए 4 अलग अलग तरह की रीडिंग आप पढ़े होंगे, स्कैनिंग, स्कीमिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इसमें ना कुछ बारीक डिफरेंसेस है जिसको अगर आप समझे तो। स्कैनिंग किसको बोलेंगे, स्कैनिंग मीन्स का होता है किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए पढ़ना, उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए, कोई स्पेशल नॉलेज के लिए क्या करते जाना, एक ऐसे ही देखते जाना, एकदम डिटेल में ना पढ़ के देखते जाना, लेकिन कोई स्पेशल जो पॉइंट है ना उसको पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो मेन सार है किसी भी चीज़ को, जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ने के लिए ना क्या करना, एक बार पूरे चीज़ों को अच्छे से देखना, वो क्या कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है, ठीक है। सारी चीज़ों से पूरा मतलब नहीं है, लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट्स है जिसको आपको अच्छे से देखना है तो वो स्कैनिंग कहलाती है ना। स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग मीन्स होता है बाहरी तौर पर, ऊपरी तौर पर पढ़ते चले जाना, ठीक है। न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें पढ़ने लायक नहीं होती, तो क्या कुछ स्पेशल पॉइंट है उसको देखते देखते सरसरी तौर पर पढ़ना, वो स्कीमिंग कहला गया। इंटेंसिव रीडिंग किसको बोलेंगे, किसी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए किसी चीज़ को क्या पढ़ना, बहुत डिटेल से पढ़ना और हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, वो इंटेंसिव या गहन पठन या इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। उसी तरह से जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो ना किसी प्लेजर के लिए पढ़ना, टाइम पास के लिए पढ़ना, कोई स्टोरी पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, उस तरह का जो पढ़ना होता है ना वो क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। तो ये वाला क्या होगा, सिचुएशन एक्सटेंसिव रीडिंग का होगा, ठीक है। चलिए अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का 2022 का।
An assessment by which a learner's performance is measured against his or her own previous performance is called. An assessment by which a learner, देखो एक ऐसा असेसमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट आप दो पढ़े होंगे, लेकिन उसके बाद ना इप्सेटिव रिफरेंस असेसमेंट, नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरियन रिफरेंस असेसमेंट भी होते हैं। 7 अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का असेसमेंट है, क्या कौन सा सिचुएशन है? An assessment by which learner's performance is measured against his or her own previous performance. सीखने वाले या बच्चा का जो परफॉर्मेंस है ना, उनको उनके खुद के पिछला जो उनका खुद का परफॉर्मेंस है ना, उससे मेज़र करना, उससे तुलना करने के लिए क्या करना, ये असेसमेंट करना। तो देखिए तीनों टाइप को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ। इसेप्टिव, इसका तो आंसर होगा वैसे इसेप्टिव रिफरेंसेस असेसमेंट, क्योंकि ना इसेप्टिव रिफरेंस्ड असेसमेंट में क्या होता है, बच्चे के ना पूर्व या पिछला जो उनका रिकॉर्ड रहा है उनसे तुलना करने के लिए असेसमेंट किया जाता है, या उस असेसमेंट का पिछला जो उनका रिकॉर्ड रहा है, पिछले जो उनके नंबर्स रहे हैं उनसे मेज़र किया जाता है, उसके बेस पर उसका असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है नॉर्म रिफर्ड असेसमेंट। तो नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट क्या होगा, बाकी बच्चे हैं ना क्लासरूम के, उनके परफॉर्मेंस के साथ इनका तुलना करके इसका मेज़र किया जाता है। जो बाकी नॉर्मली बच्चे हैं क्लासरूम में, उनके बेस पर उनका मेज़र किया जाएगा। तो इस तरह का असेसमेंट कहलाएगा नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट। तीसरा है क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट। क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट क्या होती है, अगर बच्चे का असेसमेंट ना जो एक पूरे जैसे राज्य में या पूरे देश में एक विशेष क्राइटेरिया रखी जाती है कि इस स्तर के बच्चे में ना ये क्वालिटीज़ या इतना स्तर होना चाहिए, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब पर, उस विशेष क्राइटेरिया के हिसाब पर अगर बच्चे का असेसमेंट किया जाए उनकी योग्यता का, तो ऐसा असेसमेंट ना क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट कहलाती है। तो इस तरह से 3 अलग अलग असेसमेंट है ना। तो लर्नर मतलब बच्चे के ही पिछला रिकॉर्ड के आधार पर असेसमेंट किया जाए तो इप्सेटिव, अगर बच्चे का असेसमेंट उनके क्लास के दूसरे बच्चों के आधार पर किया जाए तो नॉर्म रिफरेंस्ड, अगर बच्चे का असेसमेंट बाकी नॉर्म्स पूरा जो भी एक स्पेशल मापदंड है ना, जो भी एक स्पेशल क्राइटेरिया है उसके बेस पर किया जाए, है ना, सिर्फ उसकी स्कूल के बच्चे के स्तर में नहीं बल्कि पूरे देश या पूरे राज्य के स्तर में, ठीक है, उसकी कक्षा के लेवल के हिसाब से, तो वो क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले हम चलेंगे 2022 इवनिंग शिफ्ट के पेपर में, है ना। 2022 इवनिंग शिफ्ट के पेपर में देखिए पहला क्वेश्चन है, मिस रंजना टेल्स स्टोरीज टू हर लर्नर्स इन द क्लास, शी आस्क सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी। इट इज, मिस रंजना क्या करती है, स्टोरी सुनाती है अपने क्लास में, ठीक है, बच्चे को, और शी आस्क सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग, और स्टोरी सुनाने के टाइम में वो क्या करती है, कुछ क्वेश्चन भी पूछती है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, ये अब जैसे कि अभी एक और क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था, है ना, हमने प्री लिसनिंग एक्टिविटी देखा और ये वाइल लिसनिंग एक्टिविटी है। प्री लिसनिंग एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि बच्चों को जो पाठ पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उनसे संबंधित कोई चीज़ें जोड़कर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ाए, लेकिन चैप्टर पढ़ाने के दौरान, है ना, इसमें आप वहाँ पर आप देखेंगे रंजना टेल्स स्टोरीज टू हर लर्नर्स इन क्लास, स्टोरी सुनाती है और शी आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी पूछेंगे, तो वाइल मीन्स होता है के दौरान, वाइल लिसनिंग एक्टिविटी होगा, क्या होगा, वाइल लिसनिंग एक्टिविटी। चलिए अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम करेक्टली। ये राइटिंग जो स्किल है उसके ऊपर है। 4 अलग अलग राइटिंग स्किल दिया गया है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग और पर्स्यूसिव राइटिंग। तो अब अलग अलग ऑप्शन में अगर यहाँ पर दिए गए हैं, आप देखिए और इसको बताइए कि कौन किस में आएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है किसी भी पीपल के द्वारा कोई इवेंट या कोई प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हुए लिखना। नरेटिव राइटिंग क्या होता है, नरेटिव राइटिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट, या कोई इवेंट वगैरह हो गया तो उसको नरेट करना है, सुनाना है, कोई कहानी वगैरह है, कोई स्टोरी है उसको सुनाते हुए, नरेट करते हुए लिखना कोई इवेंट को, तो ये उसी में आ जाएगा। आर्ग्यूमेटिव राइटिंग क्या होता है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हुए, अपना किसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए, है ना, क्या करना, उसको राइट करना, वो आर्ग्यूमेटिव राइटिंग हो जाता है। और पर्स्यूसिव राइटिंग क्या होता है, गेटिंग रीडर्स टू चेंज देयर व्यूज़, ठीक है। पर्स्यूसिव राइटिंग मीन्स रीडर्स को अपने व्यूज़ में चेंज करते हुए, उनके व्यूज़ को चेंज करने के लिए कुछ अपनी एक्स्ट्रा बातें डालकर पर्स्यूजिंग करते हुए लिखना, पर्स्यूजिंग राइटिंग कहलाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, पहला का तीसरा, है ना, दूसरा का दूसरा, फर्स्ट का तीसरा का फर्स्ट और चौथा का चौथा, ठीक है। इसको अगर हम मैच करें तो इस तरह से जैसे मैंने मिलाया था ये इधर आ जाएगा, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, फर्स्ट का थर्ड में और फोर्थ का फोर्थ में, ठीक है। टाइप्स ऑफ राइटिंग हो गया। चलिए अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। देखो जो कॉग्निटिविस्ट है लैंग्वेज लर्निंग के, हाँ, को डिफाइन करने वाली कॉग्निटिविस्ट विचारधारा के जो जितने भी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, ठीक है। तो जैसे प्याजे हो गए और भी जो जितने भी है,
तो लर्नर्स नीड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, लर्नर्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज के लिए खुले जो माहौल है उसकी ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विथ एन इन बिल्ट डिवाइस इन देयर ब्रेन विच हेल्प देम इन डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। जो ह्यूमन है ना वो इन बिल्ट डिवाइस, उनके ब्रेन में इन बिल्ट डिवाइस के साथ जन्म लेता है, ये सही है ना। नॉम चॉम्स्की ने आई थिंक ये वाला जो विचार है वो प्रस्तुत किया है, अगर आप देखे होंगे तो। अगला है लर्नर्स मस्ट बी करेक्टेड एज सुन एज दे मेक मिस्टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉसिलाइजेशन। सीखने वाले को ना जितना जल्दी से हो सके करेक्ट करना चाहिए अगर वो कोई गलती कर रहा है तो, ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, फॉसिलाइजेशन में चला जाएगा, एरर्स हो जाएंगे उसके लैंग्वेज में। तो ये नहीं बोला गया है। तो एक बात ये हमेशा याद रखिए, नए भाषा सीखने वालों की गलतियों को कभी भी टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ना गलती कर कर ही धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अगर इसको बीच बीच में टोकेंगे ना तो वो थोड़ा सा सीखने में उनको दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कि ये वाला जो सही नहीं है कॉग्निटिव स्कूल के लैंग्वेज लर्निंग के मामले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लर्निंग एंड एक्विजिशन के ऊपर है। सुरेखास फैमिली स्पीक ओडिया एंड हर नेबर स्पीक छत्तीसगढ़ी। सुरेखा की फैमिली कौन सी लैंग्वेज बोलती है, ओडिया बोलती है, और उनकी जो पड़ोसी है उन लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ, शी स्पीक ओडिया एंड छत्तीसगढ़ी बोथ फ्लुएंसली। समय के साथ ना वो छत्तीसगढ़ी और ओडिया दोनों फ्लुएंटली बोलने लगती है, ठीक है। नाउ इन द लाइट ऑफ अबव फेनोमिनल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब उसकी जो उसने भाषा सीखा, ठीक है, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ी को और कौन सी भाषा को, ओडिया को। तो उनका ये भाषा सीखना क्या है, पहले भाषा को अपने फैमिली से सीखी है और दूसरी भाषा को अपने आस पड़ोस से सीखी है। तो शी एक्वायर्ड ओडिया एंड लर्न, ओडिया को एक्वायर की और इसको सीखी, ऐसा है क्या। शी लर्न ओडिया एंड एक्वायर छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी को एक्वायर की और ओडिया को सीखी, ऐसा है कि शी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज, शी लर्न बोथ द लैंग्वेज। तो अगर आप देखेंगे ना तो दोनों जो सिचुएशन था ना लैंग्वेज एक्विजिशन का था, उसको सीखने के लिए कोई स्पेशल ट्यूशन क्लास, स्पेशल एफर्ट की जरूरत पड़ी थी क्या, नहीं। उसने अपनी फैमिली से ओडिया सीख लिया और आस पड़ोस से बोल बोल कर क्या सीख लिया, ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली छत्तीसगढ़ी भी सीख लिया। तो बोथ द सिचुएशन वाज एक्वायरिंग, है ना, एक्वाजिशन। शी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। Vidya is preparing for a competitive examination. While reading, she underlines the key points, highlight important facts, write short notes and margin. Such reading is called. वो क्या करती है, पढ़ाई के टाइम में हर एक चीज़ों को बहुत ही गहनता के साथ पढ़ती है, हर एक चीज़ों को अंडरलाइन करती है, मेन पॉइंट को हाईलाइट करती है। तो इस तरह का पढ़ना ना इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। इस तरह का पढ़ना क्या कहलाता है, इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग प्रोसेस में कौन सा शामिल नहीं है, है ना। तो टेस्टिंग प्रोसेस में कौन सा शामिल नहीं है बोला गया है। तो एंड टर्म एग्जामिनेशन जो होती है ना, उसको हम टेस्टिंग नहीं बोलेंगे। वो एक तरह का क्या होता है, वो एक तरह का एग्जाम है। टेस्टिंग मतलब बीच बीच में किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए छोटे छोटे जो एग्जाम लिया जाता है, जैसे इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन एक तरह का टेस्टिंग हो गया, असाइनमेंट वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, वो भी एक तरह का टेस्टिंग हो गया, ठीक है। प्रोग्रेस टेस्टिंग की वैसी बात हो रही है, कौन सा टेस्टिंग का, प्रोग्रेस टेस्टिंग की, ठीक है। तो ये सभी प्रोग्रेस टेस्टिंग के लिए किया जाता है भाई। प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को, असाइनमेंट दिए जाते हैं, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये आखिरी में हो रहा है वो प्रोग्रेस टेस्टिंग के लिए थोड़ी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, एंड टाइम एग्जामिनेशन कोई प्रोग्रेस टेस्टिंग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सिचुएशन देखिए। मिस्टर दीपक फाइंड्स अ स्लो लर्नर्स इन क्लास। मिस्टर दीपक को ना क्लास में स्लो लर्नर्स मतलब थोड़ा सा धीरे से सीखने वाले बच्चे मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मस्ट ही टेक्स टू ब्रिंग द लर्नर इन द मेन स्ट्रीम। उसको, उस बच्चे को ना बाकी बच्चों के लेवल में लाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए मेन स्ट्रीम शब्द मतलब होता है नॉर्मल लेवल में, मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करना चाहिए। गिव हिम और हर होमवर्क, उनको होमवर्क दो, ऐसा नहीं। गिव हिम और हर वन पर्सनल नोट, उनको पर्सनल नोट्स दे दो, ऐसा भी नहीं। गिव हिम और हिम सम स्केप फोल्डिंग थ्रू रेमेडियल क्लास, रेमेडियल क्लास के द्वारा उनको क्या दो, स्केप फोल्डिंग दो। आस्क हिम टू टेक द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट का हेल्प लेने के लिए कहो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उनको क्या करो, उनको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है अगर वो पिछड़ रहा है तो। रेमेडियल टीचिंग में स्केप फोल्डिंग मतलब छोटे छोटे नॉलेजेस उनको धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सिचुएशन देखिए। The teaching of grammar is neither necessary or sufficient for learning a second language. That is necessary and proved by the first language learners. Yes, without it, that is not sufficient in is proved by second language learners lack of success whose proposition is this. ये जो सारी लाइन है ना, ये स्पेशली बेसिकली इसने ये बोला है कि जो क्या हो
द टीचिंग ऑफ ग्रामर इज़ नेदर नेसेसरी, ग्रामर टीचिंग ज़रूरत नहीं है ना, या सफिशिएंट नहीं है किस चीज़ के लिए, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। कब जब कोई भी सेकंड लैंग्वेज सीखना है तो ग्रामर का नॉलेज ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा प्रूव हो चुका है। ये जो कथन है वो किसका कथन है, ऐसा ये क्वेश्चन आया था, तो याद रखिएगा ये कथन था न्यूमार्क का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, न्यूमार्क का ये कथन था। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब, क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। लैंग्वेज लैब के बारे में बताया गया है, पहला है एवरी यूजर्स डिवाइस एज मोबाइल टेबलेट लैपटॉप इज लर्निंग यूनिट, जितने भी डिवाइस होते हैं ना क्लाउड बेस्ड लर्निंग मतलब एक तरह से अपन बोल सकें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग है वो हो गया, तो मोबाइल टेबलेट्स और ये सभी क्या है, एक लर्निंग यूनिट है, वो सही है ना। अब फिजिकल लैंग्वेज लैब विथ मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, ऐसे जो लर्निंग में ऐसे लैंग्वेज लैब में क्लाउड बेस्ड लर्निंग लैंग्वेज लैब में क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। तीसरा है इट गिव्स द लर्नर स्पेशल एंड टेम्पोरल लिबर्टी टू लर्न द लैंग्वेज, ये तो सही है। द टीचर कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स फ्रॉम हीज और हर ओन पर्सनल डिवाइसेस मोबाइल लैपटॉप एंड टैबलेट, तो इसमें चारों में देखेंगे ना तो पहला दूसरा चौथा तो सही है लगभग। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा गलत है कि जो इस तरह के जो लैब होते हैं ना क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब, उसमें अच्छा हाँ नहीं, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत है, उसमें फिजिकल लैंग्वेज लैब में क्या चीज़ ज़रूरी है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज़ रिक्वायर्ड ऐसा बोला गया है, तो ऐसा ज़रूरी एकदम रिक्वायर्ड नहीं है ऐसे लैंग्वेज लैब में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, कमल आस्क द लर्नर्स टू लर्न अ पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट दिस एक्सरसाइज एम, बच्चों को पोएम को बार बार दोहराने के लिए रिसाइट करने के लिए बोलती है, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों में इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग, पढ़ने और बोलने की क्षमता का विकास होगा, है ना। बच्चों में पढ़ना मतलब जोर जोर से पढ़कर बोलने के लिए बोला जा रहा है, तो पढ़ने और क्या बोलने का विकास होगा उसमें स्किल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट्री क्लासरूम वाइल टीचिंग स्पीकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड, छोटे क्लास में, एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक क्लास में भाषा पढ़ाते समय कौन सी चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ये तो करनी चाहिए भाई, है ना। अवॉइड करना मतलब नहीं करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए भाई, कोई इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर बात कर लो। एक्सप्रेसिंग अ नीड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के नीड है उसको एक्सप्रेस करो। टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और सीकिंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये सभी हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखेंगे टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, है ना। देखो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मतलब होता है अमूर्त जो आइडियाज़ होती है, ठीक है, अमूर्त आइडियाज़ के बारे में बात करना, तो एलिमेंट्री स्कूल की बात हो रही है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थोड़ा सा उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, ठीक है, ऐसे आइडियाज़ हो जो उन लोगों को समझ में आए, जिसको उन लोग देख सकें, मूर्त आइडियाज़ जिसको बोलते हैं, अमूर्त मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, टेस्ट के बारे में फिर से, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज और द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश का ना फॉरेन लैंग्वेज के रूप में टेस्ट करना या तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में टेस्ट करना, किस चीज़ का एग्जांपल है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, प्लेसमेंट टेस्ट का, डायग्नोस्टिक टेस्ट का कि प्रोग्रेस टेस्ट का। अब इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्टिंग कर रहे हैं कि, है ना, तो भाई ये एक तरह का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, उनकी दक्षता परीक्षण होगा कि कितना दक्ष हो आप इंग्लिश बोलने में, है ना, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल में इंग्लिश बोलने में आप कितना दक्ष हो, उसी का परीक्षण होगा, तो दक्षता प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एक तरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच स्कूल ऑफ थॉट इज द रियल्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, सी द एरर्स एज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेस। लैंग्वेज को जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, है ना, अलग अलग स्कूल हुए हैं लैंग्वेज के, अलग अलग विचारधाराएं हुई हैं, उनमें से कौन से जो विचारधारा वाले हैं, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, सोशल लिंग्विस्टिक, कौन से विचारधारा वाले लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में एरर या मिस्टेक को एक पार्ट या एक हिस्सा के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस बात को, जो कॉग्निटिविस्ट है ना, जो संज्ञानात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, है ना, उन लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में एरर या मिस्टेक को एक पार्ट्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, रोशन इंग्लिश और तेलुगु दोनों बोल सकता है। वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही सम टाइम यूजेस द वर्ड ऑफ तेलुगु, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। अब इंग्लिश बोलते समय वो क्या करता है, ही सम टाइम यूजेस द वर्ड्स ऑफ तेलुगु, तेलुगु के भी वर्ड वो बीच बीच में यूज़ कर देता है ना। तो ये क्या है बोला गया, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, तो मैंने अच्छे से बता दिया है पहले ही, ठीक है। बीच बीच में शब्द को यूज़ कर रहा है तो वो क्या होगा, कोड मिक्सिंग होगा। क्या होगा, कोड
मिक्सिंग होगा। कोड स्विचिंग मैंने क्या बताया था, अगर वो पूरा पूरा दूसरा लैंग्वेज बोलने लगता है, सीधा से स्विच कर जाता है दूसरे लैंग्वेज में, तो कोड स्विचिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो हुए कुल 2022 में अब पूछे गए सारे क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 2021 के सारे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 2021 मॉर्निंग शिफ्ट के इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन था, अ टीचर आस्क हर लर्नर टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइज कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मेक लाइक but and however because although etc the teacher is trying to improve the students blank skill। ये सभी मतलब उनको लिखने के लिए बोला जा रहा है, सीधी से पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए बोल दिया, सेंटेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा कर कर बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, बच्चे को ना राइटिंग स्किल सिखा रहे हैं, राइटिंग लिखने की स्किल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड। विजुअल एड पूछा गया भाई, तो विजुअल एड आप सबको पता है कौन सा है, ऐसा एड जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। कौन सा नहीं है बोला गया है, कौन सा नहीं है, तो टेलीविज़न तो विजुअल एड है, फ्लैश कार्ड भी विजुअल एड है, चार्ट्स भी विजुअल एड है, रेडियो ऑडियो एड है, वो विजुअल एड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस रेमेडियल टीचिंग। बेस रेमेडियल टीचिंग, देखिए रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग मीन्स होता है उपचारात्मक शिक्षा। बच्चा अगर किसी चीज़ में कमज़ोर है ना, तो उनके लिए रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट किया जाता है। लेकिन बेस रेमेडियल टीचिंग किसको बोलेंगे, ठीक है, तो जब जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको बेस रेमेडियल टीचिंग बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में बच्चे की कमियां या उनकी स्ट्रेंथ को पहचाना जाता है और उसी के लिए टेस्ट होता है। उसी को ना बेस मतलब आधार, रेमेडियल टीचिंग का आधार बोला जाता है। इसके आधार पर जो बच्चे कमज़ोर है उसके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट को एक बेस रेमेडियल टीचिंग भी बोला जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन चलेंगे, आफ्टर रीडिंग अ पोयम, रीडिंग के बाद अ टीचर इन्वॉल्व लर्नर इन अ ग्रुप वर्क। जो टीचर है ना, वो बच्चों को एक ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व कर देती है। ठीक है, वन ग्रुप राइट्स द थीम ऑफ द पोयम, एक ग्रुप पोयम का थीम लिखता है। अनदर ड्रा पिक्चर एंड टू डिपिक्ट द मेन कैरेक्टर, दूसरा पिक्चर लिखता है मेन कैरेक्टर को डिपिक्ट करने के लिए। एंड येट अनदर राइट्स द समरी ऑफ द पोयम, और एक और ग्रुप क्या करता है, पोयम का समरी लिखता है। इस तरह से ये जो है वो क्या है ना, तो पहला ऑप्शन हो गया, ही इट इज़ एम्ड एट लर्नर्स टू प्रिपेयर असेसमेंट। बच्चों को असेसमेंट प्रिपेयर करवाया जा रहा है। विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स, ये सारी चीज़ें लर्नर को डिस्ट्रैक्ट करेगा या बच्चों को। एम्स इन एंगेजिंग द चिल्ड्रन, ये बच्चों को इंगेज करने का एक उद्देश्य है। कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, जो सीखने वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनके एबिलिटी क्षमता या उनकी रुचि को पहचानने का है ना, उसके रुचि को पहचानने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा कि ऐसा करके ना जो टीचर है वो बच्चों की रुचि, इंटरेस्ट, उनके एबिलिटी को पहचानने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाट स्किल अमंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल राइटिंग एग्जामिनेशन। राइटिंग एग्जामिनेशन में इनमें से किसका टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो राइटिंग एग्जामिनेशन में आप देखेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, इसका टेस्ट नहीं किया जा सकता। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस और एनालाइजिंग टेस्ट, इन सब का क्या किया जा सकता है, इन सब को टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग और प्लेजर, खुशी के लिए रीडिंग को राइटिंग एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, राइटिंग एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर कोई स्टोरी वगैरह थोड़ी देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन, पढ़ने में फ्लुएंसी से क्या मतलब है। ठीक है, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन, पढ़ पाना, बहुत आसानी से पढ़ पाना फ्लुएंसी है क्या। एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के टेक्स्ट को पढ़ पाना। एबिलिटी टू एंटरप्रेट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को एंटरप्रेट या समझा पाना। एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, तो इंटरप्रेट करना मतलब होता है उसको एक्सप्लेन कर पाना। तो भाई फ्लुएंसी का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी का मतलब होता है किसी उस लैंग्वेज को ना अच्छे से इंटरप्रेट कर पाना, उसको एक्सप्लेन कर पाना, उसको समझा पाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट इज द रियल फ्लुएंसी, एग्जाम्पल ऑफ फ्लुएंसी। ठीक है, फ्लुएंसी इन रीडिंग। देखो रीडिंग की हम जब बात करते हैं ना, तो सिर्फ उस किसी भी चीज़ को फ्लो के साथ पढ़ना को बस रीडिंग नहीं बोलते, आप लोगों को पता है ना। फ्लो के साथ पढ़ रहे हैं, देखो एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट टू ईज विथ एक्सप्रेशन, आसानी से पढ़ रहे हैं, और टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक के साथ पढ़ रहे हैं, विदाउट ग्रामेटिकल एरर के पढ़ रहे हैं, तो उसको बस रीडिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, फ्लुएंसी रीडिंग क्या कहलाएगी,
इंटरप्रेट करते हुए, उसको समझ के साथ, समझाते हुए, समझ के साथ अगर पढ़ रहे हैं ना, वही फ्लुएंसी रीडिंग कहलाएगी। ठीक है, अगला देखिए, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर द ब्रॉड हेड्स कॉल्ड। 4 जो क्या है बेसिक लैंग्वेज स्किल है वो क्या है, देखो मतलब उस चारों को अगर हम क्या करें कैटेगराइज करें तो 2 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं ना, एक तो रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं और दो को रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं और 2 को प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। ठीक है, किसको किसको रिसेप्टिव स्किल बोलेंगे, रिसीव करना मतलब सुनना, और सुनने को रिसीव कर मतलब लिसनिंग को और रीडिंग को, लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग को प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल होते हैं जो चारों स्किल्स है वो। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। अ टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछ रही है और बच्चों के पास ना क्वेश्चन पढ़ तो रहे हैं लेकिन बच्चे को पुस्तक नहीं रखे बच्चों के पास, तो ऐसा करके ना टीचर क्या चाह रहा है, बच्चों का जो लिसनिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से सुने, अच्छे से सुनेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे ना, तो अच्छे से सुने, तो इस तरह से बच्चों की लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है टीचर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन एन मैनुअल। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रही है, ठीक है, बहुत फास्टली। व्हाट इज़ दिस रीडिंग, अब स्पेशली कोई इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना और फास्टली पढ़ना क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं अच्छे से या थोड़ा सा फास्ट, उसको स्कैनिंग करना बोलते हैं। स्किमिंग किसको बोलेंगे, स्किमिंग में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते, बस ऐसी प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू, चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल। कौन सा सही नहीं है ना, जो चिल्ड्रन बच्चे लैंग्वेज को एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। नॉट ट्रू बोला है तो पहला तो ट्रू हो गया है ना। टू मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक टूल के रूप में, सही है। टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड जनरेट न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए करते हैं, वो भी सही है। टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को समझने के लिए भाषा का यूज़ करते हैं, ऐसा है। तो पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन जिनको भाषा नहीं आता, जैसे कोई गूंगे लोग हो गए या कोई विकलांग हो गए, उन लोग बिना भाषा का यूज़ करे कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। तो वैसे कम्युनिकेशन के लिए भाषा का यूज़ होगा क्या, भाषा का यूज़ तो भाई सीधा होगा, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इवन इफ वी आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक। वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल डिफरेंटली, अलग अलग लोगों से अलग अलग बात करते हैं, इवन सेम टॉपिक में। द वे वी नरेट एन इंसिडेंट टू अवर टीचर वुड बी डिफरेंट to the way we narrate it to the friend. This specific aspect of language, मतलब एक ही बात है और दो अलग अलग लोग प्रकार के लोग हैं, तो दोनों अलग अलग प्रकार के लोगों के पास उस बात को बताने का तरीका अलग होगा। अगर हम एक ही बात को अपने टीचर के पास बताएंगे तो अलग तरीके से, अलग वे से बताएंगे, और अपने दोस्त के पास उस बात को बता रहे हैं तो अलग वे से बताएंगे। तो इस तरह का जो चीज़ है, दिस साइनिफाइज एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज, तो इस तरह का जो चीज़ है वो क्या एस्पेक्ट कहलाता है, लैंग्वेज का सोशल एस्पेक्ट कहलाता है, सोशल सामाजिक एस्पेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज का सोशल या सामाजिक एस्पेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अलग अलग लोगों के पास लैंग्वेज को अलग अलग तरह से यूज़ करना एक ही टॉपिक में, सोशल एस्पेक्ट। चलिए अगला चलते हैं। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ, द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज, कोई भी बच्चा भाषा सीखने में असमर्थ है। आप देखेंगे, चलिए पहले एक बार आंसर तो इसका बी होगा, लेकिन वो कैसे, वो एक बार देख लीजिए। बोला क्या जा रहा है, द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली, जो बच्चा है वो ना भाषा को नहीं सीख पा रहा है, और उसके नहीं सीख पाने का मुख्य कारण क्या है, द लेक ऑफ इंटरेस्ट इन अ लैंग्वेज, भाषा में उसका रुचि नहीं हो पाना या उस लैंग्वेज में उसका रुचि नहीं हो पाना। ये गलत है, रुचि नहीं है तो नहीं सीखेगा ऐसा नहीं है ना, उसको बोल सकता है, वो उसमें बोलने में समर्थ हो सकता है, उसमें रुचि नहीं है फिर भी, लेकिन द लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को बोलने की उनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो उस भाषा को सीख पाने में वो असमर्थ हो जाएगा। भाषा में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसको बोलने में समर्थ हो सकता है। ठीक है, भाषा में इंटरेस्ट होना अलग चीज़ है और उनको बोलना सीखना अलग चीज़ है। इंटरेस्ट नहीं होने, हालांकि लेट लगेगा सीखने में, लेकिन उनको सीखा जा सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है उनको बोलने का, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको। मेनली बोला गया है, तो दोनों में
है ना। हालांकि इंटरेस्ट के भी प्रभाव डालता है लैंग्वेज सीखने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभाव अपॉर्चुनिटी डालेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ज़्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को। A teacher selected a text from a newspaper and dropped every fifth word and asked her learners to supply the missing words. What is a text as known? टेस्ट नोन एज अ टीचर सेलेक्ट अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से ना कुछ टेक्स्ट क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क, कोई मतलब प्रत्येक 5 वर्ड्स को ड्रॉप करता है और लर्नर्स को उसको सप्लाई करने के लिए बोलता है। कोई भी टेक्स्ट उठा लिए, है ना, न्यूज़पेपर से कोई भी टेक्स्ट या कोई भी लाइन उठा लिया और उस लाइन से ना 5 शब्द को हटाकर उसको क्या करने के लिए बोले, उसको सप्लाई या उस मिसिंग वर्ड्स को उस पर वहाँ पर यूज़ करने के लिए बच्चों को बोले। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है ना वो क्लोज टेस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोज टेस्ट कहलाते हैं। याद रखना है ना, कोई भी सेंटेंस से बीच बीच से शब्दों को गायब कर दिए फिर उसको फिल करने के लिए बोला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पीपीपी मॉडल टू टीचिंग। पीपीपी मॉडल मतलब पीपीपी में ये तीनों पीपी का मतलब क्या है, यही पूछा गया है ना। तो प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन होता है पीपीपी मॉडल का। टीचिंग में पीपीपी मॉडल का फुल फॉर्म याद रखना, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स, पब्लिक एड्रेस, अनाउंसमेंट जैसे एयरपोर्ट, ट्रेन, बस, इन सब में स्पीच, टेलीफोन, कस्टमर सर्विस, रिकॉर्डिंग, एयर मीन्स, इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, These are means of two-way communication, device mode communication, one-way communication की अल्टरनेटिव मोड कम्युनिकेशन। देखो कौन कौन सा एग्जांपल दिया गया है। एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट वगैरह हो गया, रेडियो टेलीविज़न का प्रोग्राम चल रहा है वो हो गया, और स्पीच कोई स्पीच या भाषण हो गए, टेलीफोन कस्टमर सर्विस हो गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग सर्विस, रिकॉर्डेड सर्विस। तो ये सब कौन सा वे है? ये है वन वे कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? वन वे कम्युनिकेशन। सिर्फ सामने से बात होती है, दूसरे साइड से कोई जवाब नहीं मिलता। टेलीविज़न चल रहा है वहाँ आप जवाब दे सकते हो क्या टेलीविज़न का? नहीं। एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हो रहा है, आप जवाब दे सकते हो क्या? नहीं। वन वे एक तरफा कम्युनिकेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए मॉर्निंग शिफ्ट के 2021। अब हम चलेंगे 2021 में इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of these is not the educational characteristics of learning disabled? डिसेबल मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, विकलांग बच्चे, उन लोगों को एजुकेट करने का या शिक्षित करने में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण नहीं है। ठीक है, चाइल्ड इज अनेबल टू राइट द लेटर करेक्टली। जो बच्चे हैं उन लोग लेटर्स को करेक्टली राइट करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बोला गया है? तो पहला हो गया चाइल्ड इज अनेबल टू राइट द लेटर्स करेक्टली। बच्चे ना लेटर्स को करेक्टली राइट करने में अनेबल या असमर्थ होते हैं। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उन लोग तो सही है ये। ही इज़ पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंस। उन लोग ना वर्ड्स को मेमोराइज करने में और सेंटेंस फ्रेम करने में क्या होते हैं, थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो भी सही है। दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज। शारीरिक दक्षता में उन लोग क्या दिखाते हैं, थोड़ा सा कम कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। ही इज़ फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट। टेक्निकल और प्रोफेशनल सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। तो इसका सुटेबल अगर आंसर देखें ना, सबसे अच्छा आंसर होगा जो व्यापम के द्वारा लिया गया था, सी। दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज़। मोटर एबिलिटीज़ या शारीरिक दक्षता में थोड़ा सा पुअर कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं ना, ये बात गलत है। ठीक है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है। ठीक है, क्योंकि शारीरिक दक्षता में कोऑर्डिनेशन पर्याप्त दिखाते हैं लर्निंग डिसेबल्स वाले बच्चों में। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड, एक इंक्लूसिव क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? तो डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। डिफाइन क्लियर और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को दिखाने वाला होना चाहिए। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन टू ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों को सुनना और उनको मौके देने वाला होना चाहिए। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड बिहेवियर को डिफाइन करने वाला हो इंक्लूसिव क्लासरूम, और बच्चों को मौका देने वाला हो, तो दोनों सही हैं इसमें। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आप लोगों को पता है कौन कौन सा है? लिसनिंग एंड रीडिंग नहीं, राइटिंग इन अ रेंज। अच्छा, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन कौन? लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, है ना, सुनना और पढ़ना, इन्फॉर्मेशन के लिए सुनना और पढ़ना क्या है? रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स है। ठीक है, विच ऑफ दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज। प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल पूछे तो प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कौन कौन से? बोलना और लिखना प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है ना। स्पीकिंग एंड राइटिंग, जब भी हम स्पीक करते हैं और राइट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, इस कारण से उसको प्रोडक्टिव स्किल बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी ऑफ रोट
ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू, है ना, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, जनरेट ग्रामर रूल, है ना, ये क्या है, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू जनरेट ग्रामर रूल, लैंग्वेज एक्विजिशन करने का रोल क्या है, ग्रामर रूल जनरेट करना, किसके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार। तो ये अब आया था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू, मतलब प्यूबर्टी मीन्स बाल्यावस्था जो खत्म होती है ना, उसके बाद जो किशोरावस्था स्टार्ट होता है, ठीक है, टीनेज, उसकी स्टार्टिंग में जो नया लैंग्वेज सीखना है वो क्या होती है, डिफिकल्टीज इन एजुकेशन एक्विजिशन, है ना, एक्विजिशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है एक एज के बाद या बाल्यावस्था के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, द डिग डोंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वॉज एडवोकेटेड बाय, तो इसका सही आंसर होगा मैक्स मलर के द्वारा डिग डोंग थ्योरी ऑफ लैंग्वेज को ओरिजिन किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकबोर्ड, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक ग्रैस्प द इनफोग्राफिक्स एज डिफाइंड एज, ठीक है, तो ये सभी क्या है, विजुअल एड्स है। कौन कौन सा, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स, जितने भी चीज़ें दिख रही है ना, ये सभी क्या है, एक विजुअल एड्स हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल टीचिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू द स्टूडेंट्स हु आर स्लो एट लर्निंग, जो लर्निंग में स्लो है ना उनको एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करता है इस कारण से। विच थियरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन सेज दैट द इन्वायरमेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, द चाइल्ड इज अ पेसिव रिसिपेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम प्रेजेंट सिबलिंग एंड अदर, तो ये कथन किसका है, ये कथन है बिहेवियरिस्ट मॉडल वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट है ना, कौन से मॉडल, बिहेवियरिस्ट मॉडल वाले। बिहेवियरिस्ट मॉडल वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों का क्या कहना है कि जो लैंग्वेज है ना, वो एनवायरनमेंट में लैंग्वेज सीखने में एनवायरनमेंट एक स्पेशल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस किसमें, एक्विजिशन में, ठीक है, तो ये किसके द्वारा होगा, बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरल मॉडल वाले साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और जो कॉग्निटिव मॉडल वालों का क्या करना होता है, उन लोग ये बोले हैं कि भाषा सीखने में जो मिस्टेक्स है वो एक कॉमन प्रोसेस है, ये भी हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ओरिजिन, इंग्लिश किससे बिलोंग करता है, ओरिजिन में इंडो यूरोपियन से, किससे, इंडो यूरोपियन से बिलोंग करता है, ओरिजिन में या उसका उत्पादन या उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इंडो यूरोपियन से, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को किस रूप में जाना जाता है, दोनों को प्राइमरी स्किल के रूप में जाना जाता है, याद रखना। प्राइमरी स्किल अगर पूछ दे प्राइमरी स्किल कौन सा है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना दोनों प्राइमरी स्किल है, पढ़ना और लिखना वो फिर उसके बाद आता है, ठीक है, पढ़ना और लिखना बाद में, लिसनिंग और स्पीकिंग पहले, प्राइमरी, ये पूछ सकते हैं, है ना। व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट ऑन टू अदर देन योर स्पीच इज, अगर आप अपने किसी भी पॉइंट को प्रूव करने के लिए बोल रहे हो तो ना आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीकिंग कहलाती है या आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग भी कहलाती है, अपने किसी भी पॉइंट को प्रूव करने के लिए बोलना। चिल्ड्रन इनिशियली पोजेसेस and subsequently develop an innate understanding of grammar regardless of where they are raised. This innate grammatical system is named by चॉम्स्की एज, इस ग्रामेटिकल सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं। मतलब चिल्ड्रन इनिशियली पोजेस एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप एन इनेट अंडरस्टैंडिंग, डेवलप कर लेते हैं बच्चे ग्रामर को लेकर, अपनी इंटरनल इक्वालिटी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। और तो इस तरह की जो इनेट ग्रामर सिस्टम होती है डेवलप करने का, चॉम्स्की के अनुसार वो क्या है, वो है यूनिवर्सल ग्रामर है, क्या है वो, एक यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है। अगला देख, तो ये तो हो गया मॉर्निंग शिफ्ट अभी तक 2021 और 22 के सारे क्वेश्चंस। चलिए अब हम फटाफट देखते हैं बाकी को जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 2019 का और बाकी का फटाफट, ठीक है, जल्दी से करते हैं। When we want to टेस्ट, सबसे पहले देखते हैं 2019 मॉर्निंग शिफ्ट को। When we want to test स्पीकिंग स्किल वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर हम स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करना चाह रहे हैं बच्चों में तो हम किस चीज़ को टेस्ट करेंगे, टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट, किसी भी इंसिडेंट या इवेंट को नरेट करवाएंगे, उनसे बुलवाएंगे, है ना, तो स्पीकिंग स्किल उसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टू यूज़ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और ये सब को टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि नरेट और इंसिडेंट को, किसी भी इंसिडेंट को नरेट करने के लिए बोलकर उनके स्पीकिंग स्किल को टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज वी लर्न इट, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम वी लर्न इट थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस, तो हम प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, मेमोराइजेशन, मगिंग अप, लर्निंग रूल ऐसा नहीं सकते हो ना, प्रैक्टिस के द्वारा किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है, ठीक है। 63 देखिए, इफ़ अ चाइल्ड से गोड इंस्टीड ऑफ वेंट, है ना, वेंट की जगह गो को गोड बोल देते हैं, तो इट इज़ अ, ये क्या है, मिस्टेक है, ब्लंडर है, क्या है,
इसको डेवलपमेंटल एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेवलपमेंटल एरर। ठीक है, अपनी भाषा के विकास करते समय कुछ एरर वो कर रहा है। ठीक है, वो देखो मतलब गोड मीन्स व्हाट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, लेकिन वो गो को गोड बोल देता है, वो एक कॉमन मिस्टेक है, इस डेवलपमेंटल एरर बोलेंगे। टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इनोटेशन, प्रॉपर स्ट्रेस और इनोटेशन के द्वारा किसी भी स्टोरी को नरेट करना क्या कहलाएगा? स्पीकिंग स्किल कहलाएगा। ठीक है, सॉरी वो सब स्किल है, किसका? स्पीकिंग स्किल का सब स्किल है। ठीक है, टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इनोटेशन इंटोनेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पीकिंग स्किल के सब स्किल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। विच ऑफ द स्किल्स आर कवर्ड व्हेन यू समराइज अ पैराग्राफ। अगर आप एक पैराग्राफ को समराइज करेंगे तो कौन सा स्किल होता है जो कवर होता है? तो होता है बी, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, अगर क्या करेंगे आप, कोई पैराग्राफ है उसको समरी लिखेंगे, समराइज करना मतलब समरी लिखना है ना। तो पैराग्राफ तो के समरी लिखने के लिए पहले उसको पढ़ोगे अच्छे से, उसको समझोगे और उसको पढ़ और समझ के उसको लिखोगे। तो इस तरह से स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग है ना, रीडिंग और राइटिंग, बी इसका सही आंसर होगा। रीडिंग राइटिंग दोनों स्किल डेवलप होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अप्रोचेज द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए क्या किया जाता है? थोड़ा सा रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। कौन सा मेथड में? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा किया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज को ना थोड़ा सा रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, किसमें? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, अगला देखिए। इफ ए पर्सन ड्रॉ कंक्लूजन आफ्टर लिसनिंग टू अ स्टोरी, एक स्टोरी सुनने के बाद कंक्लूजन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इन्फ्रेंशियल लिसनिंग है। क्या है? इन्फ्रेंशियल लिसनिंग है। अलग अलग टाइप की लिसनिंग है। देखो, लिसनिंग फॉर फैक्ट्स, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, लिसनिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा ऑप्शन होगा इन्फ्रेंशियल लिसनिंग। बोला क्या जा रहा था? इफ अ पर्सन ड्रॉज कंक्लूजन्स, ठीक है, आफ्टर लिसनिंग टू अ स्टोरी, एक स्टोरी सुनता है और उसको सुनने के बाद उन पर निष्कर्ष निकालता है, अपना निष्कर्ष या कंक्लूजन बताता है। तो इस प्रकार का सुनना क्या है? इन्फ्रेंशियल लिसनिंग कहलाती है ये वाला सुनना। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है। व्हेन द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रिपीट सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सेवरल टाइम्स, किसी भी सेंटेंस को बार बार रिपीट करने के लिए बोले, है ना, सेंटेंस को बार बार रिपीट करने के लिए बोलना क्या कहलाती है? ड्रिलिंग। क्या कहलाती है? ड्रिलिंग कहलाती है। किसी भी सेंटेंस को रटना या रिपीट करना क्या कहलाता है? ड्रिलिंग कहलाता है, रिपीटेशन। ठीक है, याद रखना। विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेज डिड यू डिड अ गुड जॉब। अगर कोई बोले यू डिड अ गुड जॉब, तो कौन सा लैंग्वेज स्किल या कौन सा चीज़ें यहाँ पर समझ में आती है? तो यू डिड अ गुड जॉब बोला गया तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना, अपोलोजाइज करना मतलब तो माफ़ी मांगना होगा, इंक्वायरी करना हो जाएगा, इंक्वायरिंग मीन्स, और ग्रीटिंग समवन मतलब किसी को बधाई देना हो जाएगा। तो यू डिड अ गुड जॉब बोलकर क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट में प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक। ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। ऑथेंटिक मटेरियल क्लासरूम में यूज़ किया जा सकता है। कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल? मतलब क्या करने के लिए? टू एक्सपोज स्टूडेंट इन द रियल लैंग्वेज। रियल लैंग्वेज से बच्चों को दिखाने के लिए या उसको उनको एक्सपोज करने के लिए। टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल। लैंग्वेज लर्निंग को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए। टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इंजॉयबल। लैंग्वेज लर्निंग को इंजॉयबल बनाने के लिए। तो ऑल ऑफ द, अब वो इसका सही आंसर होगा ऑथेंटिक मटेरियल को यूज़ करना क्लासरूम में। ठीक है, कारण या उद्देश्य। अगला है स्टूडेंट्स हु मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग स्पेशली ओमिट लेटर्स इन वर्ड सीम्स टू हैव। स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है या किसी लेटर को छोड़ देता है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या कहलाएगा? लर्निंग डिसेबिलिटी। स्टूडेंट्स हु मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग स्पेशली ओमिट लेटर्स इन वर्ड सीम टू हैव लर्निंग डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो तीन और चीज़ें। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी हो जाएगा। विजुअल इम्पेयरमेंट तो आप जानते हो देखने से संबंधित है, और स्पीच इम्पेयरमेंट तो क्या हो जाएगा? बोलने से संबंधित है ना। तो यहाँ पर स्पेलिंग और इन सबको छोड़ने की बात हो रही है, तो ये राइटिंग से संबंधित ज़्यादा लग रहा है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी बोल देंगे सीधी सी बात इसको। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट करने से पहले द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? फाइंड द स्टूडेंट्स एरिया ऑफ वीकनेस। कमजोरी को पता लगाना चाहिए। कमजोरी पता चलेगा तभी तो रेमेडियल टीचिंग होगी ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या है? तो स्कीमिंग क्या है? क्विकली रनिंग वंस आईज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द गीस्ट ऑफ इट। एक क्विक रनिंग करना, एक स्पीड फास्ट तरीके से पढ़ना, बेसिक सार बात को पकड़ने के लिए, वो क्या कहलाती है? स्कीमिंग कहलाती है। ठीक है, ऊपरी तौर पर चीज़ों को
पढ़ लेना, स्कीमिंग, ठीक है, बेसिक जो बातें हैं, सारी बातें जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हेडिंग देख लेना कि क्या क्या मेन बातें लिखी हुई है, स्कीमिंग, ठीक। A good evaluation system provides feedback to students and improve teaching learning process। एक अच्छा इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, जो बच्चों को उनकी गलती को बताए, ठीक है, गलती को बताया मतलब बच्चों को ना फीडबैक भी प्रोवाइड करें। आप टेस्ट ले लियो और चेक करके उनके मार्क्स को रख दियो, बता नहीं रहो, फीडबैक नहीं दे रहे बच्चों को, तो सुधारेंगे कैसे, है ना। तो उनको इम्प्रूवमेंट के मौका भी देंगे ना, तो वही एक अच्छा इवैल्यूएशन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था, अ गुड इवैल्यूएशन सिस्टम इज स्ट्रेसफुल, फुल ऑफ एंजाइटी, टेल्स द स्टूडेंट्स टू हैव पास्ड, यू हैव फेल पास, बताना, ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि बच्चों को ना फीडबैक दे कि भाई आपने ऐसा सा मिस्टेक किया है इसमें और आप इसको अगले, ताकि अगले उसमें सुधार सके, वही एक अच्छा इवैल्यूएशन होगा। ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन, ग्रामर टीचिंग ज़्यादा मीनिंगफुल होता है जब ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेस्ट, ग्रामर को ना कॉन्टेस्ट में पार्ट से जोड़कर पढ़ाए, तब जो है ना, जब भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, कॉन्टेस्ट पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें बीच बीच में ग्रामर पढ़ा दो, वही सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल या इफेक्टिव होता है वर्तमान परिदृश्य में, ठीक है। अगला देखो, तो ये तो पूरे हुए मॉर्निंग शिफ्ट का, है ना, 2019 में। अब हम चलेंगे इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड हम टीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना इंग्लिश पेडागोजी का, उन सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। 2011 से लेकर 2022 तक, अब तक जो टीटी में पेपर हुए वो सभी चीज़ों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर कौन नहीं है, ठीक है। तो फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर सब स्पीच डिसऑर्डर है, लेकिन जो ये ए वाला है, पहला वाला है ना, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो एक स्पीच डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिसोर्स अ टीचर हैज़ फॉर टीचिंग वोकेबलरी, वोकेबलरी पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, टेक्स्ट बुक, सबसे अच्छा सोर्स क्या है, टेक्स्ट बुक है वोकेबलरी पढ़ाने के लिए, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, पिक्चर, टेलीविज़न ये भी है, लेकिन सबसे अच्छा अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक हो जाएगा, याद रखना इसको, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म प्रोवाइड्स, ग्रामर क्या प्रोवाइड कराता है, अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन, किसी भी भाषा का एक फ्रेमवर्क या स्केलेटन प्रोवाइड कराता है ग्रामर, ये याद रखना, आ चुका है और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं ना। किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर का यूज़ किस तरह से होता है, एक फ्रेमवर्क या स्केलेटन के रूप में यूज़ होता है। फ्रेमवर्क समझ रहे हो ना, उसका एक किसी भी भाषा का फ्रेम बनाता है, ठीक है, क्या ग्रामर उसका। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, राइटिंग इज सुप्रीम, स्पीच इज सुप्रीम, राइटिंग एंड स्पीच डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, और सेटिस्फेक्शन, तीन अलग अलग क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखो, राइटिंग सुप्रीम नहीं है, स्पीच भी सुप्रीम नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़कर नहीं है। राइटिंग और स्पीच डू नॉट इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता बोला है, जो कि गलत बात है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल में दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रू डायग्नोसिस विथ अ प्रीटेस्ट, डायग्नोसिस मतलब समझते हो ना, उपचार निदानात्मक जो होती है टेस्ट सबसे पहले, फ्रीक्वेंट प्लांट रेमेडियल लेसन, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए होता है, एक फ्रीक्वेंट प्लांट रेमेडियल लेसन के लिए सही है, कोऑपरेशन विद द पेरेंट्स, और पेरेंट्स के साथ कोऑपरेशन के साथ हो सकता है, दोनों तीन अलग अलग चीज़ें दी हुई है। पहला थ्रू डायग्नोसिस विद द प्री टेस्ट है ना, प्री टेस्ट के द्वारा डायग्नोसिस किया जाता है, पहचान किया जाता है बच्चों को कि कौन बच्चा कमज़ोर है, कौन बच्चा कितना है, किस लेवल में है, ठीक है। दूसरे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट प्लान रेमेडियल लेसन, फिर रेमेडियल लेसन प्लान करते हैं, और फिर कोऑपरेशन विद द पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करके बच्चों को सिखाने का, समझाने का या मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि नहीं। तीन चीज़ें हैं और तीनों चीज़ें सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा डी। गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट वाइल लिसनिंग इज, क्या करते समय, गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, सुनने के समय सिर्फ फैक्ट को गैदर करना, सुनते समय सिर्फ मेन फैक्ट्स को गैदर करना क्या है, तो वो है बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग में एक तरह का बैरियर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग द ओनली फेवरेबल थिंग्स अबाउट ट्रांसलेशन इज, इन सभी चीज़ के टेस्ट लेने में, स्पीकिंग का, राइटिंग का, लिसनिंग का, जो ट्रांसलेशन है वो सिर्फ किस चीज़ में काम आता है, तो सही आंसर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू सेट, ठीक है, ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू सेट, जो ट्रांसलेशन क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेट करने में आसान होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर फैक्टर इन सेकेंड लैंग्वेज इक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज इक्विजिशन में लर्नर फैक्टर कौन सा नहीं है, तो हेल्थ लर्नर फैक्टर नहीं है सेकेंड लैंग्वेज इक्विजिशन में, ठीक है।
मतलब हेल्थ जो होती है वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता एक्विजिशन को या सेकेंड लैंग्वेज सीखने को। एज, इंटेलिजेंसी और एप्टीट्यूड तो प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन आया तो याद रखना, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्थ जो है वो कम प्रभाव डालता है। तो चारों ऑप्शन रहे तो हेल्थ को लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू। कोई भी बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, कैसे सीखता है? रीडिंग के द्वारा सीखता है, ठीक है। कैसे सीखता है? अ चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू। अब देखो भाई, फर्स्ट लैंग्वेज सीखने के लिए करना चार अलग अलग चीज़ें होती है ना। सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, ठीक है। तो अ चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज, तो इसमें क्या आ जाएगा? सही आंसर तो इसका स्पीच होना चाहिए। वैसे ऑप्शन नंबर ए कि बोल कर सीखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को, रीडिंग, राइटिंग और मिस्टेक्स के द्वारा नहीं, बोल कर या स्पीच। ये स्पीच मतलब स्पीकिंग, ठीक है। अगला देखो, डिक्टेशन डज नॉट टेस्ट। डिक्टेशन किस चीज़ को टेस्ट नहीं कर? डिक्टेशन मतलब टीचर कुछ बोल रहे हैं, बच्चा सुनकर उसको लिखे। तो स्पेलिंग तो टेस्ट करता है, वर्ड ऑर्डर भी टेस्ट करता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड टेस्ट कर, सम प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेक्शन टेस्ट करेगा। वर्ड ऑर्डर को टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वर्ड ऑर्डर उतना कंपल्सरी नहीं होता डिक्टेशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इस, ओरल कम्युनिकेशन की क्या है लिमिटेशन, क्या है? इट इज़ रिवर्सिबल, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। ये इसका क्या है? कमी है। अगला है, द इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज़, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज का इफेक्टिवनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो बोलने वाला है उसका यूज़ कितने सिंपल तरीके से करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल कौन कौन से है भाई? सॉरी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल के बारे में कौन गलत है? तो टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट बोला गया, तो ये गलत है भाई। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पहले आता है, रीडिंग राइटिंग बाद में आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैंपल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। कोई भी लैंग्वेज सैंपल नेचुरली रूप से ऑब्टेन किया जा सकता है, कैसे? इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स वाइल प्लेइंग अ गेम और हैविंग कन्वर्सेशन। ये इसके द्वारा मतलब बच्चों के साथ सीधा सीधा इंटरेक्ट होके ये क्या किया जा सकता है? नेचुरल रूप से लैंग्वेज सैंपल लिया जा सकता है बच्चों का, ठीक है। तो इस तरह से 2022, 2021 और 2019 के जितने भी क्वेश्चंस थे ना इंग्लिश पेडागोजी के, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। 16 और 2017 के जो क्वेश्चंस थे ना वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर, दो अलग अलग वीडियो में या क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर 2016 और 2017 का आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए इंग्लिश पेडागोजी का, उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। 11th 12th का और किसी और अलग वीडियोज़ में कर देंगे। बेसिकली 2011 और 14 वाले में इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं थे, उसमें ग्रामर के क्वेश्चन ही ज़्यादा थे, ठीक है। तो ग्रामर के क्वेश्चन अभी इस पेपर में आने नहीं आपके, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है। तो फिलहाल इसमें इस वीडियो में, इस क्लासेस में इतना ही। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब फिर चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।